जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका सीडीएस एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, उसी के रिगार्डिंग हम लोग आज स्ट्रेटजी लेके आए कि आने वाले बकाया दिनों पे आप किस तरह से सीडीएस की तैयारी करें और किन किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए हमें। जीएस के सेक्शन पे आज हम लोग फोकस करने वाले हैं कि जीएस के कौन कौन से टॉपिक्स में हमको फोकस करना चाहिए और किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर मैं टॉपिक वाइज आपको स्ट्रेटजीज़ बताऊँगा, थोड़ी बहुत जितनी भी हो सकती है जो आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हो। तो हम लोग सब्जेक्ट वाइज देख के चलेंगे। जैसा आप सभी को पता है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं, आप सभी तैयारी कर ही रहे हैं। तो सीडीएस के एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो हम लोग एक एक सब्जेक्ट को लेके चलते हैं। इसमें हम लोग का सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है दैट इज़ ज्योग्राफी। तो अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में हमारे दो तरह के टॉपिक कवर होते हैं। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल ज्योग्राफी, सेकंड वन इज़ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसको हम लोग दो सेंस में लेके चलते हैं, एक वर्ल्ड के सेंस में और एक इंडिया के सेंस में। फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी को हम लोग दो पार्ट से लेके चलते हैं, एक वर्ल्ड्स के सेंस में और दूसरा है इंडिया के सेंस में। इन दोनों को हम ज्योग्राफी के पर्पस देखते हैं। इनके अंदर दोनों चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। मगर हम लोग ज्योग्राफी के अगर सिलेबस की बात की जाए तो ज्योग्राफी का सिलेबस हम लोग कई पार्ट से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपका सबसे पहला टॉपिक होता है जियोमॉर्फोलॉजी। बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, ज्योग्राफी के सिलेबस को अगर इजीली फॉर्म में समझा जाए तो हम लोग ज्योग्राफी के सिलेबस को कुछ इस तरह से पढ़ रहे हैं। जो आप लोगों ने बहुत पहले एनवायरनमेंट का एक डायग्राम पढ़ा होगा, जिसको हम लोग कहा करते हैं दैट इज द लैंड थिंग, एयर, वाटर। जहाँ पर ये तीनों ही कंजर्व होते हैं या फिर मिलते हैं, उसी को हम लोग बायोस्फीयर कहा करते थे। तो बेसिकली हम लोग को स्टडी भी इन्हीं चीज़ों की करनी है। सबसे पहले हम लोग लैंड के बारे में, लैंड फॉर्म्स के बारे में सारी स्टडी करते हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। उसके अलावा अब लोग एयर के बारे में सारी चीज़ें जानते हैं, जो हमारा सेकेंड टॉपिक होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी। एंड लास्ट पार्ट इज वाटर, जिसको हम लोग कहते हैं ओशियनोलॉजी। इन तीनों के बारे में हम लोग को लाइन से स्टडी करना पड़ता है। अगर हम जियोमॉर्फोलॉजी की बात करें तो जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग पहले जानते हैं कि अर्थ कैसे फॉर्म हुई, पहला ही चैप्टर। अर्थ कैसे फॉर्म हुए, अर्थ के स्ट्रक्चर्स कैसे फॉर्म हुए, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, दीज आर द बेसिक चैप्टर। देन वी गो टू द एंडोजेनिक फोर्सेज एंड एक्सोजेनिक फोर्सेज, जिसके अंदर हम लोग अर्थक्वेक के बारे में जानते हैं, अर्थक्वेक वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। उसके अलावा वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के बारे में जानते हैं और कैसे हम लोग के वेरियस लैंड फॉर्म्स बनते हैं, इनके बारे में जानते हैं। रॉक स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, ये सारे ही टॉपिक हमारे जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर आते हैं, जिसको हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट फीचर मानते हैं। जिसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन आपके कवर होते हैं, जिसमें से रॉक सिस्टम और अर्थक्वेक, ये हम लोग कॉन्टिन्यूसली देखते आ रहे हैं, इसमें से क्वेश्चन अच्छे खासे कवर होते हैं। तो अगर हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी की बात करें तो आने वाले दिन में आप लोग को पता ही है कि हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से तैयार करके रखा ही है सारी चीज़ों को। हम लोग को इसको एक बार रिवाइंड वे में चलना है। तो अगर हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो विद इन अ वीक, जिसके अंदर हम लोग अर्थ के फॉर्मेशन से लेके किस तरह से एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, इस तरह से हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी को फिनिश कर सकते हैं। अगर वहीं पे हम क्लाइमेटोलॉजी की बात करते हैं तो क्लाइमेटोलॉजी को फिनिश करना इज अ डिफरेंट थिंग। इसके अंदर हम लोग कैसे, सबसे पहले एयर के बारे में जानते हैं, एयर का एटमॉस्फेयर। सबसे पहला पोर्शन क्या होता है, एटमॉस्फेयर। हम लोग एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती है, कौन कौन सी स्फीयर्स पाए जाते हैं, इनके बारे में जानते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं थोड़ा सा प्रेशर बेल्ट्स के बारे में। इसी के अंदर हमारा हीट बजट भी आता है। उसके अलावा हम लोग के कई सारे टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे कि एल्बिडो हो गया, सोलर रेडिएशन हो गया, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हो गया। इन सारी टर्मिनोलॉजी के बारे में जानते हैं और इन सारी टर्मिनोलॉजी की वजह से हम लोग विंड्स के बारे में पूरी स्टडी करते हैं। किसके बारे में, विंड्स के बारे में। और विंड्स की स्टडी करते हुए हम लोग क्लाइमेट के तीनों पोर्शन के बारे में जानते हैं, प्राइमरी विंड्स, सेकेंडरी विंड्स एंड इट्स टाइप्स। उसके बाद हम लोग क्लाइमेट डिस्क्रिप्शन देखते हैं, जिसको हम लोग कोपेन क्लाइमेट कहते हैं। कोपेन क्लाइमेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। हम लोग कोपेन क्लाइमेट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं, कैसे कैसे कहाँ कहाँ के क्लाइमेट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानते हैं।
तो दीज आर द टॉपिक ऑफ द क्लाइमेटोलॉजी। इस पोर्शन पे अगर आप अच्छे से फोकस कर लोगे, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं। और इंडियन ज्योग्राफी में से कोपेन क्लाइमेट, जैसे मैंने बोला, आप देखोगे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे, एक क्वेश्चन कोपेन क्लाइमेटोलॉजी से फिक्स होता है, किस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसके अलावा एटमॉस्फेरिक और प्रेशर बेल्ट का कैसे कैसे इफेक्ट होता है, 11th क्लास के एनसीईआरटी में इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो सारी चीज़ें वहीं से आती हैं, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ज्योग्राफी में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है दैट इज ओशियनोग्राफी या ओशियनोलॉजी। ओशियनोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ओशियंस कौन कौन से हैं। उसके अलावा हम लोग करेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, ओशियन करंट कौन कौन सी होती हैं, किस तरह की होती है, वर्टिकल करंट और हॉरिजॉन्टल ओशियन करंट्स कौन कौन से, टाइड्स कौन कौन से होते हैं, इप्स कैसे आते हैं, टाइड की कंडीशन क्या होती है, ओशियन करंट कौन कौन सी होती है, वार्म करंट कौन सी होती है, कोल्ड करंट कौन सी होती है। और उसके अलावा इसी के अंदर हम लोग ओशियनोग्राफी के बारे में जानते हैं। ओशियनोग्राफी वही हमारा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ओशियन लैंडफॉर्म जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ओशियन लैंडफॉर्म्स कौन कौन से फॉर्म होते हैं, कौन कौन से लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं, किस किस तरह के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इन सब के बारे में जानते हैं। और उसके अलावा आजकल के जो भी आपके जैसे अनक्लॉज हो गया, जो कि यूनाइटेड नेशन हो गया है, ओपन सी के बारे में जो भी हमारे आजकल के एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, जो भी सबमिट्स हो रहे हैं, उनके बारे में जानते हैं हम लोग, मरीन लाइफ के बारे में। दीज ऑल द पार्ट ऑफ द ओशियनोलॉजी। तो ये सारी चीज़ों को फिनिश करने के बाद, हम सारी चीज़ें फिनिश कर लेते हैं, फिर हम इंडिया की तरफ मूव करते हैं। किसकी तरफ, इंडियन ज्योग्राफी की तरफ। इंडियन ज्योग्राफी आप सभी को पता है, सबसे पहले फिजिकल फीचर, कौन कौन से 5 फिजिकल फीचर पाए जाते हैं इंडिया के, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आपका कौन कौन से माउंटेनियस फॉर्म है, उसके अलावा प्लेन एरियाज, आपका प्लेटूज एरिया, कोस्टल एरियाज एंड आइलैंड एरियाज, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। जब हम इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं फिजिकल फीचर के बाद, तो हम लोग ड्रेनेज सिस्टम के बारे में जानते हैं कि इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम कैसे काम करता है, कौन कौन सी रिवर हैं एंड ऑल, लेक्स कौन कौन सी हैं, किस किस तरह से ड्रेनेज सिस्टम हमारा वर्क करता है, आपका ड्रेनेज बेसिन कौन सा है, रिवर बेसिन कौन सा है, वाटर डिवाइड कहाँ कहाँ पर होता है, कौन कौन सी रिवर्स बहती हैं, हिमालयन रिवर, पेनिनसुलर रिवर, इनके बारे में जानते हैं, ईस्ट फ्लोइंग वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में जानते हैं। तो हम लोग का दूसरा टॉपिक हो जाता है दैट इज़ ड्रेनेज सिस्टम। जब हम ड्रेनेज सिस्टम के बारे में भी जान लेते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे की ओर, जिसको हम लोग कहते हैं सॉइल स्ट्रक्चर। हम लोग का सॉइल स्ट्रक्चर किस किस तरह का है, कौन कौन सी सॉइल पाई जाती है। सॉइल के बाद हम लोग जानते हैं इंडिया में फॉरेस्टेशन कौन कौन सा होता है। ड्रेनेज सिस्टम के अंदर ही हम लोग, अगर हम ड्रेनेज सिस्टम के बाद जो हम लोगों ने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ी थी, उसके अंदर तो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी इंडिया की क्लाइमेटोलॉजी को, तो इसको हम लोग दोबारा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। जब आप लोग क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट फिनिश करोगे तो इंडियन के रिस्पेक्ट में ही फिनिश करोगे, कप्पन क्लाइमेट एंड ऑल, तो उसी टाइम पे ही हमारी क्लाइमेटोलॉजी फिनिश हो जाती है। फिर हम लोग सॉइल की बात करते हैं, तो सॉइल के बाद हम लोग फॉरेस्ट के बारे में जानते हैं, फॉरेस्ट किस तरह के पाए जाते हैं। और लास्ट वन इज़ एग्रीकल्चर। जब इन सारी चीज़ों को हम लोग फिनिश कर लेते हैं, देन वी वीव टू द ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी ऐसी ज्योग्राफी जिसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस देखने को मिलता है हम लोगों को, जैसे मिनरल रिसोर्सेज कौन कौन सी हैं, माइंस कौन कौन सी हैं, इंडिया में अगर हम देखें तो कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ें पाई जाती है, रेलवे के हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं, पोर्ट्स कौन कौन से हैं, जोन कौन कौन से हैं। उसके अलावा आपकी जो वाटरवेज हो गया, आपका रेलवेज़ हो गया, और आपका जो भी एयरवेज हो गया, कौन कौन से एयरवेज पाए जाते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में जो हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। और इन सब के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हम लोग को काफ़ी दिनों से देखने को मिल रहा है CDS की एंट्री में, दैट इज़ मैपिंग। मैपिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्सन फॉर द CDS एग्ज़ाम। मैपिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन देखने को मिलता है, जिसमें से आपके हर बार क्वेश्चन आते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, जैसा अब उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, अगर हम तमिलनाडु से या कन्याकुमारी से होकर श्रीनगर की ओर जा रहे हैं, तो हम लोग को कितनी मेन रिवर सिस्टम को क्रॉस करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप लोग से वो पूछ लेते हैं, अगर मान लीजिए हम लोग आपकी हिमालय रेंज से, या फिर कह सकते हैं कि मिसमी हिल से, अगर हम लोग मिसमी हिल से गुरु शिखर पर्वत की ओर जा रहे हैं, तो बीच में हमको कितने प्लेटूज देखने को मिलेंगे, या फिर कौन कौन से प्लेन एरियाज़ को हम लोग को क्रॉस करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके जो मैपिंग के होते हैं वो काफ़ी देखने को मिल रहे हैं CDS के एग्जाम में। तो दैट इज़ प्लेइंग अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल्स इन अ ज्योग्राफी। अगर आप ज्योग्राफी को सही सेंस में, अगर मैपिंग को भी अच्छे से कवर कर लेते हो, सिर्फ मैपिंग को, तो आपकी जो भी ह्यूमन ज्योग्राफी का पोर्शन दैट विल बी ईजिली कवर्ड।
अगर आपने मैपिंग को अच्छे से कर लिया तो ह्यूमन ज्योग्राफी के जो भी फीचर्स हैं आपके, मिनरल्स कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन कौन से हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, जोन कौन कौन से हैं, उसके अलावा माइंस कौन कौन सी हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहाँ कहाँ पर है, एनर्जी के रिसोर्सेज कौन कौन से हमारे पास हैं, वाटरवेज कौन कौन से, हाईवेज कौन कौन से हैं, एयरवेज कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग यू कैन ईजिली कवर। ठीक है, इन चीज़ों को आप लोग इजीली कवर कर सकते हो और हम लोग भी इसको देखेंगे, हम लोग के लेक्चर लगेंगे किस तरह से हम लोग इसको कंप्लीट कराते हैं। आपको भी बस जुड़े रहिएगा सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के साथ। हम लोग इसको किस तरह से कंप्लीट करते हैं ये भी दैट विल बी द इजी पास। इसके लिए सोचा भी गया है कि 1 शॉर्ट वीडियो लाए जाएंगे आपके ज्योग्राफी के पोर्शन से, तो वो ज्योग्राफी का 12 घंटे की क्लास जो आपकी लाइव लगातार क्लास चलेगी उसमें हम लोग इन चीज़ों को फिनिश करने की कोशिश करेंगे, तो जुड़े रहिएगा हम लोग के साथ। उसके बाद बात करते हैं, तो हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट हो गया। अगर हम दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं, सेकंड सब्जेक्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री का अगर हम यूपीएससी का ट्रेंड देखें इस साल का, तो एंशियंट हिस्ट्री से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं हम लोगों को, एंशियंट हिस्ट्री से। और एंशियंट हिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस साल लास्ट कुछ टाइम से, दैट इज आर्ट एंड कल्चर, दैट इज आर्ट एंड कल्चर। तो अगर हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो एंशियंट हिस्ट्री में जो हमारे टॉपिक्स हैं, अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं आईवीसी से, इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड देन वी मूव टू द वैदिक एज। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी द मगध एम्पायर। मगध एम्पायर के अंदर हम लोग सारी डायनेस्टीज के बारे में जानते हैं। और इसी के बीच में हम लोग का एक टॉपिक और आता है जिसको हम लोग कहते हैं बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। एंड लास्ट टॉपिक जिसके अंदर जिसके साथ ही एंशिएंट हिस्ट्री का खाता माना जाता है, दैट इज गुप्ता एम्पायर, जो भी मगध एम्पायर के अंदर ही हम लोग पढ़ते हैं, गुप्ता डायनेस्टी या गुप्ता एम्पायर। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है दैट इज आर्ट एंड कल्चर। सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्ट एंड कल्चर माना जाता है दैट इज ऑफ द गुप्ता एम्पायर। इसके ऊपर थोड़ा अच्छे से फोकस कीजिए, गुप्ता एम्पायर का जो आर्ट एंड कल्चर है। मगध एम्पायर में जो आपकी मौर्यन डायनेस्टी है, मौर्यन डायनेस्टी के जो आपके इंस्क्रिप्शन है, जो आपके रॉक केव्स हैं, और उसके अलावा जो भी केव पेंटिंग्स पाई जाती हैं, उसके अलावा जो वहाँ की रॉयल बिल्डिंग है, फोक आर्ट है, कोर्ट आर्ट है, जो वहाँ के आर्ट्स एंड लिटरेचर है, उनके ऊपर से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस बार फोकस करने की कोशिश कीजिएगा आर्ट्स एंड कल्चर पे। और लेट मी टेल यू, आर्ट्स एंड कल्चर पे उन टॉपिक पर थोड़ा ज़्यादा अच्छे से फोकस कीजिएगा जो अभी रिसेंटली डिस्कवरीज हुई। अगर आप ध्यान से देखोगे कुछ ना कुछ आर्ट्स एंड कल्चर के टॉपिक ऑलवेज इन द न्यूज़, किसी ना किसी तरह से न्यूज़ में होते हैं, यूनेस्को के द्वारा या फिर किसी एक्टिविटीज़ के द्वारा वो न्यूज़ में रहते हैं। उन आर्ट्स एंड कल्चर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, जैसे कि अभी अगर देखा जाए आर्ट्स एंड कल्चर पे फोकस करने वाले टॉपिक्स जो हैं, अगर आप पार्लियामेंट्री बिल्डिंग्स को देखेंगे उसके ऊपर जो भी आर्ट्स एंड कल्चर यूज़ किए गए, उससे रिलेटेड जो भी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू हैं उनको थोड़ा अच्छे से कवर कर लीजिएगा। उसमें से आते हैं, जिसमें से आपका आर्ट्स एंड कल्चर में से एंशिएंट हिस्ट्री में से ही हमारा संगम एज का टॉपिक कट जाता है, जिसको हम लोग तमिल के फॉर्म में देखते हैं, साउथ इंडिया के फॉर्म में। दैट इज़ द पार्ट ऑफ द मोस्टर्न ऑफ द नॉर्थ इंडियन। और साउथ इंडियन की बात करें तो संगम एज, संगम एज में हम लोग को सारे टॉपिक्स को क्लियर करना पड़ता है, चोरा, चेला, पांड्यास, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और वहीं पे हम लोग देखते हैं उनके आर्ट्स एंड कल्चर के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री के बाद जो अगला टॉपिक आता है दैट इज़ द मेडिवियल हिस्ट्री। मेडिवियल हिस्ट्री में हम लोग का दो ही टॉपिक जो बेसिकली देखने को मिलता है, फर्स्ट वन इज़ आपका दिल्ली सल्तनत और सेकंड वन इज़ मुगल एम्पायर। इन्हीं दोनों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है और दिल्ली सल्तनत पे ही ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और कुछ ट्रेंड देखा गया आजकल के ज़माने में कि मेडिवियल हिस्ट्री को थोड़ा सा कम फोकस किया जा रहा है कुछ टाइम से। तो अगर आप मेडिवियल हिस्ट्री को भी एक नॉर्मल व्यू से भी लेके चलोगे तब भी दैट वुड बी द इनफ। इफ़ यू आर गोइंग फॉर द 45 डेज़ के अंदर आप एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो, तो कोशिश ये करना कि मेडिवियल हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स को अगर आप लाइटली वे से भी लेके चल सकते हो, जिसमें थोड़े बहुत बिल्डिंग्स के बारे में जान लेना, आर्किटेक्चर एज आई एम टेलिंग यू, आर्किटेक्चर के बारे में, और थोड़ा सा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बारे में जान लेना उस टाइम पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, दिल्ली सल्तनत स्पेसिफिकली, और दूसरा मुगल एम्पायर। ठीक है, इन दोनों के बारे में जान लोगे। और मुगल एम्पायर के बाद ही से जब एंडिंग होती है उनके टाइम पे, उसी टाइम पे आप लोग मराठाओं के बारे में, गुर्जर प्रतिहार वंश हो गया, जैसे कि गुर्जर प्रतिहार वंश के अंदर कौन कौन से वंश थे, राष्ट्रकूटाज वंश हो गया, गुर्जर प्रतिहार, मराठा वंश, इन सब के बारे में भी थोड़ा बहुत देख लोगे, दैट वुड बी द इनफ। थोड़ा सा इंडियन हिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस करना, मतलब ऐसे रूलर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना हु वर बिलोंग्स टू द इंडियन डायनेस्टी, या इंडियन जैसे आप कह सकते हो भारतीय ज़मीन से जो बिलोंग रख रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा से अच्छे से फोकस कर लेना। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपका आता है मॉडर्न हिस्ट्री में,
तो अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री एक जर्नी है, एज आई यूज टू टेल कि मॉडर्न हिस्ट्री एक जर्नी है जो आपको ट्रैवल करनी है। बेसिकली 1498 से ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं हम लोग, बट 1600 तक हम लोग किसी तरह से लेके चल सकते हैं, अप टू 1600। उसके बाद से जो नेक्स्ट जर्नी आपकी स्टार्ट होती है इसी में, फ्रॉम 1756 से लेकर 1857 तक, और 1857 से लेकर 1947 तक। बेसिकली ये जर्नी होती कौन सी है? सबसे पहले हम लोग जर्नी देखते हैं ये, हाउ ब्रिटिश कन्क्वेस्ट द इंडिया, ब्रिटिशर ने इंडिया पे कब्जा कैसे किया, ठीक है, उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसीज़ का यूज़ किया, वॉर का इस्तेमाल किया और कई सारी ट्रीटीज़ का इस्तेमाल किया, इन सब के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसमें उन्होंने कैसे बंगाल पे, मैसूर पे, उसके अलावा मराठाओं पे और सिख एम्पायर पे, और किस तरह से सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाकर उन्होंने इंडियंस पे कब्जा किया। उसके बाद से जब वो इंडिया पे कब्जा कर लेते तो हमारी नेशनल मूवमेंट स्टार्ट होती है, और नेशनल मूवमेंट हम लोग की दो पार्ट्स में देखने को मिलती है। एक देखने को मिलती है जो होल ओवर द इंडिया, जिसको हम लोग नेशनल पार्ट्स में भी कह सकते हैं, एज वी मेंशन, और इसके अलावा कुछ रीजनल मूवमेंट भी थी जिसको हम लोग पीजेंट मूवमेंट या रीजनल मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। पीजेंट मूवमेंट हो गई, ट्राइबल मूवमेंट हो गई, जिसको हम लोग कह सकते हैं रीजनल मूवमेंट। तो दीज टू काइंड ऑफ मूवमेंट आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, रीजनल मूवमेंट। इसी के अंदर आप लोग का आइडियोलॉजिकल डिफरेंस भी देखने को मिलता है हम लोग को। सिर्फ यही नहीं देखने को मिलता, हम लोग को ये भी देखने को मिलता है कि आइडियोलॉजिकल कैसे इन्फ्लुएंस देखने को मिले थे, जिसको हम लोग सोशल रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। किस तरह से सोशल रिफॉर्म किए गए थे, आइडियोलॉजिकल रिफॉर्म किस तरह से किए गए थे इंडिया में, उनके बारे में जानते हैं। और हम लोगों ने जैसे बोला 1857 से लेकर 1947 के बीच में जो भी हम लोग के गांधी जी की मूवमेंट हुई, नेशनल मूवमेंट कौन कौन सी हुई, कौन कौन से आंदोलन हुए, इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, जिसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, बट आपको एक स्टोरी के वास्ते में यही जानना है कि 1857 से लेकर 1947 के बीच में कौन कौन सी मूवमेंट्स हुई हैं। जैसे कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, फिर कौन कौन से ग्रुपों की स्थापना की गई, किस किस तरह से न्यूज़पेपर के तहत, पत्रिका के तहत, और किस किस तरह से आंदोलन के तहत देश को आज़ादी दिलाने की कोशिश की गई, कौन कौन से ब्रिटिश के साथ हम लोग के एक्ट हुए हैं, किस किस एक्ट के तहत हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें की हैं, ब्रिटिशर ने किस तरह से हमारे ऊपर रूल किया था, कौन कौन से एक्टिविटीज़ लेके आए थे वो, कौन कौन सा जमींदारी सिस्टम जिसे हम लोग कह सकते हैं लैंड रिफॉर्म सिस्टम लेके आए थे, वो सारा गवर्नर जनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं। तो अगर हम 1857 से 1947 के पॉइंट के बीच की बात करें तो हम लोग इसको कई फॉर्म में लेते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं ब्रिटिश रिस्पॉन्स के फॉर्म में, हाउ द ब्रिटिश वर वर्किंग, और दूसरा हम लोग ले लेते हैं एक तरह से इंडियन रिस्पॉन्स के फॉर्म में, इंडिया ने किस किस फॉर्म में रिस्पॉन्स किया है, कौन कौन सी मूवमेंट की थी, गांधी जी का क्या योगदान है, एंड ऑल चीज़ें। तो इसको हम लोग एक स्टोरी वाइज में पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को, जिसके अंदर सारे टॉपिक हमारे कवर हो जाते हैं। ये तो हो गया हमारा मॉडर्न हिस्ट्री तक की बात हो गई, हिस्ट्री भी कवर हो गया। अब लोगों को बात करते हैं आप लोगों की पॉलिटी का भी आपका पोर्शन अच्छा खासा देखने को मिलता है। अगर हम पॉलिटी की सिलेबस की बात करते हैं तो पॉलिटी का हम लोग का जो सिलेबस स्टार्ट होता है सबसे पहले तो यही है कि पॉलिटी जो स्टडी होती है, फर्स्ट पार्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट एंड सेकंड वन इज द पॉलिटिकल वर्किंग का पार्ट जो होता है हमारा। तो सबसे पहले तो यही स्टार्ट होता है कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या पड़े, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी होती हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कौन कौन सी होती है, हम इन सब के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें हम लोग पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4A तक सबसे पहले स्टडी करते हैं। यूनियन एंड टेरिटरी से लेकर हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक के लाइन से स्टडी करते हैं। उसके बाद हम लोग पार्ट 5 ऑनवर्ड्स देखते हैं कि हमारी स्टडी किस फॉर्म में चल रही है, जैसा कि हमारे जिसके अंदर कवर होता है टॉपिक प्रेसिडेंट, जिसको हम लोग एक तरह से ये भी कह सकते हैं पार्ट 5 के अंदर हम लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेटर, की बात करते हैं। उसके बाद हम लोग स्टेट गवर्नमेंट की भी बात करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में भी हम लोग सेम चीज़ें देखते हैं, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, और इसी तरह से हम लोग लोकल गवर्नमेंट की भी बात करते हैं, पंचायती राज एंड म्यूनसिपालिटी, जिसको हम लोग कहते हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ एंड रूरल लोकल बॉडीज़, अर्बन लोकल बॉडीज़ एंड रूरल लोकल बॉडीज़, इनके बारे में हम लोग स्टडीज़ करते हैं। जो 3 तरह की गवर्नमेंट्स के बारे में जानते हैं, जो 3 टियर सिस्टम चल रहा है,
उसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होता है दैट इज फ्रॉम द जुडिशरी। जुडिशरी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ये आपके बेसिक लेक्चर अगर हम देखा जाए तो आपके शुरुआत के जो पार्ट 5 है 4A तक है, ये आपके ले जाते हैं 5-6 लेक्चर। उसके बाद अगर हम बात करें यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेचर, ये आपके 2-3 लेक्चर में फिनिश हो जाते हैं। मतलब आप एक तरह से कह सकते हो 3 से 4 घंटे में। अभी आप लोग को हम लोग स्टडी भी कराएंगे, इसका भी 12 घंटे का लेक्चर आएगा, 1 शॉर्ट वीडियो, इसमें पूरी पॉलिटी को फिनिश करने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद लास्ट टॉपिक होता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में जान लेते हो, इसी के बाद हम लोग का जो पॉलिटी का चैप्टर है दैट इज़ ऑलमोस्ट फिनिश। अगर आप इन सारी चीज़ों के बारे में जान लेते हो तो आपके 15 क्वेश्चन से लेकर 20 क्वेश्चन तक जो भी क्वेश्चन आते हैं आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, दीज आर द यूनिट्स ऑफ द पॉलिटी, आई एम नॉट सेइंग द चैप्टर, दीज आर द बेसिक यूनिट ऑफ द पॉलिटी जिनको हम लोग को कवर करना होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट पोर्शन बचता है दैट इज ऑफ द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को हम लोग कई सारे पिलर्स में डिवाइड करके लेके चलते हैं, बट इसमें जो आपकी सीडीएस की इकोनॉमिक्स है उसमें इंडियन इकोनॉमिक्स का काफ़ी अच्छा खासा योगदान है, जिसके हम लोग आपका जो लास्ट ईयर का आप ट्रेंड देखोगे उसके अंतर्गत आपको ये देखने को मिलेगा इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ कैसी हो रही है, जिसके अंदर आप सिंपल से ये समझो कि आपका जो बजट है उसमें से कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, इन दोनों में से इकोनॉमिक ग्रोथ पूछ लेते हैं इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी चल रही है, किस तरह के इंडिया ने प्लान करके रखे हैं, इसके बारे में पूछ लेता हूँ। उसके अलावा आपका मॉनेटरी पॉलिसी, आपका फिस्कल पॉलिसी, और आपकी नेक्स्ट टॉपिक होता है जिसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी, व्हाट इट इज नोन एज इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी। इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में आपका जैसे कि जीडीपी, जीएनपी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, रिसेशन, उसके अलावा अभी ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी इसको हम लोग कहते हैं सारी चीज़ों में। और आपके कौन कौन से पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह के पाए जाते हैं, पॉवर्टी इंडेक्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से इंडेक्स को यूज़ किया जाता है, पॉपुलेशन ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए मतलब इकोनॉमिक्स के वाइज से किस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, आपके 5 ईयर प्लान्स के बेसिस पे कौन कौन सी चीज़ें की गई हैं, इंडियन गवर्नमेंट कौन कौन से कदम उठा रही हैं, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग किसके अंदर देखते हैं, इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी के अंदर, जिसके अंदर आपके कई सारे टॉपिक कट जाते हैं, जस्ट लाइक अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, आपकी जीडीपी, जीएनपी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, जो भी आपकी सारी टर्मिनोलॉजी होती है वो सारी किसके अंदर चली जाती हैं, इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी के अंदर आ जाती हैं। तो बेसिकली आप देखोगे 5 टॉपिक मेन होते हैं, 5 बेसिक यूनिट होती हैं, जिसके अंतर्गत इकोनॉमिक्स जो आपके सीडीएस के पर्पज से दैट कुड बी द फिनिश। 5 इंपॉर्टेंट यूनिट्स होती हैं जिसको हम लोग फिनिश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और आपका करंट अफेयर की अगर मैं बात करूँ, करंट अफेयर के भी क्वेश्चन देखने को मिलती है। तो करंट अफेयर के लिए आई विल सजेस्ट कि आप लोग टॉपिक वाइज जाइए। टॉपिक वाइज जैसे कि आप सबसे पहले डिफेंस का करंट अफेयर उठाइए और लास्ट 6 मंथ का फिनिश कर दीजिए टॉपिक वाइज, नॉट ऑन द डेली वाइज। आप टॉपिक वाइज जाइए, डिफेंस का करंट अफेयर उठा के फिनिश कर लीजिए। स्पोर्ट्स का 6 मंथ का जो भी आपका करंट अफेयर है, कोई भी इवेंट दिए गए हो, कोई भी अवार्ड्स दिए गए हो। नेक्स्ट थिंग इज अवार्ड्स, आपके लास्ट 6 मंथ के जो भी अवार्ड्स दिए गए हैं किसी भी फील्ड में, कौन कौन से प्राइजेस दिए गए हैं, इनके बारे में आप एक जगह पर नोट कर लीजिए। उसके बाद आप लोग के जो सबमिट्स हुए हैं, और इस सबमिट्स में बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एनवायरनमेंट सबमिट। एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी सबमिट हैं उनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा आप करंट अफेयर के लास्ट 6 मंथ के। और लास्ट वन इज मिसलेनियस। व्हाट इज मिसलेनियस? बेसिकली आप अगर ध्यान से देखोगे दीज आर द प्लान्ड इवेंट, कहीं ना कहीं ये सारे के सारे एक प्लान्ड इवेंट होते हैं। मिसलेनियस आर द दोज इवेंट विच वर द अनप्लान्ड थिंग, जो कहीं ना कहीं हुए, जैसे कि आपका वॉर हो गया, किसी जगह पे कोई अर्थक्वेक की एक्टिविटीज़ आ गई, या कोई नई चीज़ें कर दी गई हैं, या फिर कोई नया चेंजेस देखने को मिला किसी जगह पर। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको करंट अफेयर के अंदर फिनिश करनी होगी। आप लास्ट 6 मंथ का भी फिनिश करके जाओगे टॉपिक वाइज, दैट वुड बी द इनफ। इसके अलावा भी आपके जो भी टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं उन टॉपिक्स को अगर आप फिनिश करके जाओगे दैट वुड बी द इनफ। और उसके अलावा एज आई एम सजेस्टिंग यू कि हम लोग के चैनल में 12-12 घंटे की आपकी लाइव क्लास 1 शॉर्ट वीडियो स्टार्ट होने वाले पर सब्जेक्ट की। मस्ट अटेंड दैट। अगर आप उसको अटेंड करोगे तो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं यहाँ तक के 45 डेज़ के, वो आपके एक टाइम पे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप
जब वन शॉट में हम लोग पूरा सिलेबस फिनिश कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली बेसिस पे लाते रहेंगे, जिससे आपके जो भी वन शॉट वीडियो में जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उनको आप फर्निश कर सके, और जो भी चीज़ें वहाँ पर मिस हो गई हों उनको हम लोग सही तरीके से बाकी क्वेश्चन के थ्रू अटैम्प्ट आपको एक्सप्लेन कर सके। क्योंकि वन शॉट वीडियो में हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे, और जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उसके थ्रू हम लोग ये एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें से। आई होप यहाँ तक का आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो सीडीएस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। मैं रिजवान खान आप सबका वेलकम करता हूं। तो चलो बच्चों, आज हम आपको प्लान बताते हैं कि 45 डेज जो हमारे रिमेनिंग हैं सीडीएस के एग्ज़ाम के लिए जो है, उसकी स्ट्रेटजी आपको साइंस में अगर हम देखें बायो का, तो उसकी प्लान बताते हैं कि 45 डेज में आप कैसे क्या करोगे कि जिससे आपका एग्ज़ाम बेहतर हो, है ना। तो उसके लिए प्लानिंग है। तो बायो में क्या चीज़ें पढ़ना है, इस टाइम आपको कहाँ पे फोकस करना है, कहाँ पे कंसंट्रेशन आपको देना है कि जिससे आपकी इफ़िशेंसी जो है वो 100% जो है वो आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए। तो जो भी आप इनपुट दें तो आउटपुट में कन्वर्ट हो, ठीक है। तो उसके लिए प्लान है हमारा। तो 45 डेज का जो प्लान है वो उसका कैसे आपको जो है एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल बनाएं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सीडीएस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सीडीएस में सबसे पहले टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन से टॉपिक और कौन सा कितना किस लेवल तक ध्यान रखना है, उसके बारे में बात करें। तो शुरुआत अगर देखते हैं हम लोग, सबसे पहले अगर देखते हैं तो शुरुआत आता है साइटोलॉजी। पहला हमारा बायो का सबसे मेजर टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन, इवन 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साइटोलॉजी से। तो साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहते हैं। तो इसमें साइटोलॉजी में बच्चे आपको पढ़ना क्या है, तो साइटोलॉजी में सेल से रिलेटेड आपको पहले तो मेजर चीज़ें कि जैसे तो एक तो डिस्कवरी हो गई, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल की डिस्कवरी, और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस हो गया, प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस हो गया, बाकी लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे, है ना। साइटोलॉजी में इवन आप माइटोसिस और मियासिस को भी फोकस करेंगे, डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंसेस वगैरह हो जाएंगे। इसके बाद आप देखो सर्कुलेशन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सर्कुलेशन, जिसमें हम ब्लड की भी बात करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हार्ट के बारे में बात करते हैं। तो ब्लड और हार्ट से रिलेटेड बात करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम आपका जो ब्लड और हार्ट, ब्लड में ब्लड कैप्सल्स के बारे में आप ध्यान रखेंगे, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स में डिफरेंस याद रखना, और इसके बाद एंटीजन एंटीबॉडी और जीनोटाइप हमारा जो है कौन सा पेरेंट्स हैं उनके बच्चे क्या हो सकते हैं, और हार्ट कितने चैम्बर का है, और डबल सर्कुलेशन का वो आपका फ्लो चार्ट कि कहाँ पे कैसा ब्लड किधर से किधर जाता है, वो हो गया। नेक्स्ट आता है आपका फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ये प्लांट के बारे में बात हो गया। प्रकाश संश्लेषण और रेस्पिरेशन, श्वसन की बात करते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको सिर्फ इक्वेशन आपको ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, उसके बारे में। नेक्स्ट आ जाओ क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, जिसमें हम प्लांट और एनिमल दोनों का क्लासिफिकेशन देखते हैं। और सिर्फ अब जैसे प्लांट की अगर हम बात करें, एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म, सिर्फ मेजर कैरेक्टर आपको पढ़ना है, और उसके बाद उनसे रिलेटेड उनके एग्जाम्पल होंगे। जैसे ब्रायो का एग्जाम्पल क्या हो गया, एल्गी का क्या हो गया, टेरेडो का हो गया, जिम्नो का हो गया। इसी तरीके से एनिमल की अगर हम बात करें तो एनिमल का क्लासिफिकेशन में आप देखो पोरीफेरा से लेके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, कैरोलस लिनियस का क्लासिफिकेशन, विटेकर का क्लासिफिकेशन, और किंगडम से लेके स्पीसीज तक के बारे में बात करते हैं। वहाँ पर पोरीफेरा से लेके कार्डेट्स के कुछ कैरेक्टर्स, जैसे मान लो आपसे पूछा अर्थवर्म के क्या कैरेक्टर हैं, हाइड्रा के क्या कैरेक्टर हैं, इंसेक्ट्स के क्या कैरेक्टर हैं, आर्थ्रोपोड्स के क्या कैरेक्टर हैं, तो कैरेक्टर और उसके एग्जाम्पल, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, फिर आ जाओ आप वाइटामिन्स का। तो वाइटामिन्स में आपको क्या करना है, वाइटामिन्स में आपके उनके केमिकल नेम, उनकी कमी से या डिफिशिएंसी से होने वाले डिजीजेस, ये हो गया। फिर हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स में आपके प्लांट्स और एनिमल हार्मोन दोनों होते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों हार्मोन के बारे में आपको ध्यान रखना है। प्लांट्स में 5 हार्मोन है सिर्फ, तो 5 हार्मोन को ध्यान रखें। और एनिमल्स हार्मोन्स, जिसमें एनिमल हार्मोन में बहुत सारे हार्मोन है, पिट्यूटरी से, एड्रिनल से, और हाइपोथैलेमिक हार्मोन हो गया, इसके बाद एड्रिनल से हो गया, पीनियल ग्लैंड से हो गया, निकलने वाले हार्मोन के बारे में, उनके फंक्शन। प्लांट मार्फोलॉजी की बात करें तो जनरल से जो क्वेश्चंस आते हैं, रूट है, स्टेम है ना, लीफ है, फ्रूट है, फ्लावर हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना। डाइजेस्टिव सिस्टम आजकल बड़ा फैशन में चल रहा है। तो डाइजेशन की बात करें, पाचन की क्रिया, कहाँ से कौन सा एंजाइम निकलता है, कहाँ पे कौन सी ग्लैंड्स होगी निकल रही है, क्या चीज़ का डाइजेशन करता है, उसके बारे में हो गया। फिर आप आता है ह्यूमन हेल्थ।
तो ह्यूमन हेल्थ के बारे में जैसे बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, प्रोटोजोन्स डिजीज, हेलमेंथ्री डिजीज किस आर्गन पे अटैक करता है या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। तो ह्यूमन हेल्थ भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टिश्यू की बात करें, प्लांट और एनिमल टिश्यू दोनों होते हैं। तो प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू के बारे में आपको थोड़ी, जैसे मेरिस्टेमेटिक और जो है परमानेंट टिश्यू है, उनके करेक्टर, जाइलम फ्लोएम में डिफरेंसेस आपको ध्यान रखना, कौन कौन से कंपार्टमेंट्स हैं या पार्ट्स है उसके बारे में पूछा था। स्केलेटन आपका जो है बोन्स से रिलेटेड आपको पढ़ना होगा कि आपको कहाँ पे कितनी बोन होती है, फेस पे, ईयरॉस्कल्स हैं, रेप्स हैं, पेल्विक गर्डिल है, पेक्टोरल गर्डिल है, जॉइंट्स हैं, इनके बारे में। रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन में जैसे सेक्सुअल है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस याद रखना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या फायदे होते हैं। नेक्स्ट आते हैं नर्वस सिस्टम, जिसमें आपको ब्रेन से रिलेटेड बातें करना है, जिसमें सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, न्यूरॉन के टाइप और हमारे ब्रेन के कहाँ पे कौन से पार्ट जिनके क्या फंक्शन है उसके बारे में। जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स आपको पूछा जाता है कि जेनेटिक्स में जैसे हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं कि हेरिडिटी वाले क्वेश्चंस आते हैं, और मेंडल के जो तीनों लॉज हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना आपको है। इकोलॉजी की बात करें, इकोलॉजी चूँकि बड़ा सेगमेंट है, इकोलॉजी से क्वेश्चन जैसे आपका बायोमास, जैसे आपका पिरामिड से रिलेटेड हो गया क्वेश्चन, इसके बाद हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ऑमनीवोरस, इनसे रिलेटेड जो है वो पिरामिड्स वगैरह पूछे जाते हैं आपके, है ना। एनर्जी का पिरामिड कैसा होता है, बायोमास का पिरामिड कैसा होता है, ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं। ह्यूमन आई, चूँकि एक क्वेश्चन तो आपको ह्यूमन आई से पूछ ही लेता है, और कहाँ पे इमेज बनती है, रेटिना, रॉड्स, कोन्स, स्केला, कोराइड और मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सब डिजीज़ हो गया। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो ज़्यादातर जो चीज़ें जहाँ से चैप्टर से कितने वेट कहाँ तक होगा, अब जैसे मेजर अगर टॉपिक हम आपको बताएं तो मेजर टॉपिक में आपका हो गया एक सेल हो गया, एक आपका डाइजेशन हो गया, ब्लड हो गया, वाइटामिन हो गया, डिजीज़ हो गया। ये इन पे टिश्यू पे आजकल फोकस किया जाता है, तो ये टॉपिक में मेजर आपको फोकस करना है। अब बात आई कि जो है ये स्ट्रेटजी आपकी होगी कि इन टॉपिक को कैसे तैयार करें। उसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है आपको 10 ईयर्स का CDS का PYQ आपको जो है तैयार रखना, क्योंकि आपको एक एनालिसिस करने से ये पता चलेगा कि हमारा जो है सेगमेंट्स तैयार कर रहे हैं, और उसको तैयार करते हुए चलें, साथ में PYQ लगाते चलें, क्योंकि आपको ईयर वाइज भी मिल जाएगा आपको PYQ, और आपको टॉपिक वाइज भी PYQ मिल जाएंगे, तो वो सारी चीज़ों के लिए अच्छा होगा। तो आई होप कि आपको ये जो स्ट्रेटजी है आपको क्लियर समझ में आ रही होगी कि हमको कैसे प्रिपरेशन करना है। इसी तरीके से आप सब्जेक्ट को जब पढ़ते जाएं, PYQ करते जाएं, तो उसको आपको जो है बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आपको ब्रेन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। आप अच्छे से आप स्ट्रेटजी बना के ही प्लान करें तो बेहतर होगा। तो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपके लिए हमेशा यही विश करती है कि आप सभी जो है सिलेक्ट हों और बेहतर परफॉर्म करो। जो भी आप इनपुट दें वो आउटपुट में 100% वो क्लियर हो आपका।